हाय दोस्तों, मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स की डिमांड लगातार आ रही थी, लगातार ईमेल्स आ रहे थे कि सर आप 9th क्लास की वीडियो अपलोड कर रही हैं, 10th क्लास की भी वीडियो अपलोड कर रही हो, 12th क्लास की भी कर रहे हो, लेकिन 11th क्लास की भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। आज मैं पहली वीडियो 11th क्लास की शुरू बना रहा हूँ और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट की होगी। और चैप्टर नंबर फर्स्ट जिन बच्चों को सबसे टफ लगता है उसी की वीडियो मैं सबसे पहले कराऊंगा और इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर होंगे आपके। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद सेट थ्योरी आपको सिंपल लगेगी और ऐसी सिंपल लगेगी कि आप दूसरे अपने दोस्त को भी पढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि नाम है समुच्च सिद्धांत, चैप्टर का नाम है समुच्च सिद्धांत, इंग्लिश में सेट थ्योरी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले इसका परिचय के बारे में जानते हैं। तो परिचय की यदि बात की जाए तो सबसे पहले इसका परिचय जॉर्ज कैंटर, एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज कैंटर, उन्होंने इसके बारे में बताया। और ये कब इन्होंने बताया कि जब त्रिकोणमितीय फलन के बारे में वो रिसर्च कर रहे थे तो उस दौरान उनके माइंड में समुच्च के बारे में जानकारी एकदम इकट्ठी हुई या फिर उन्होंने इस पर रिसर्च किया। तो सेट थ्योरी का आज आधुनिक मैथमेटिक्स में भी काफ़ी योगदान है। जितने भी टॉपिक आप ज्यामिति में पढ़ते हैं, सीक्वेंस वाले टॉपिक पढ़ते हैं जो बीएससी में आप कंप्लीट करोगे, ये सभी टॉपिक सेट थ्योरी पर ही आधारित हैं। और 12th क्लास का जो चैप्टर है संबंध और फलन, ये भी सेट थ्योरी पर ही आधारित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी इम्पोर्टेंस इसी बात से लगती है कि ये किस किस जगह यूज़ होता है। तो आपको इसको एक एक पॉइंट क्लियर करना है और मैं जो बात बताऊंगा उसको नोट डाउन करते रहना है। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनको लिखते चले जाएंगे, नोट्स को बनाते चले जाएंगे, तो मेरी गारंटी है कि एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पर नहीं आता हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है, जैसा कि मैंने जॉर्ज कैंटर के बारे में बताया था, जॉर्ज कैंटर ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो जॉर्ज कैंटर को याद रख लेना कि जॉर्ज कैंटर कौन थे। तो जॉर्ज कैंटर ही वे शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले समुच्च सिद्धांत हमें बताया था और आज हम इसको झेल पा रहे हैं। क्योंकि आप झेल ही रहे हो तो इस वजह से मैं झेल पा रहे हैं, इस वजह से कहता हूँ। तो अब बात आती है कि समुच्च है क्या। तो समुच्च का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप को हिंदी में कहते हैं संग्रह, संग्रह भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समुच्च का मतलब होता है एक समूह, एक ग्रुप, एक कलेक्शन। और कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। यदि मैं कहूँ कि विषम संख्याओं का समूह तो वो एक सेट का काम करेगा। मैं कहूँ भारत के सभी राज्यों की राजधानियों का समुच्च तो वो भी एक समूह का काम करता है, वो भी एक कलेक्शन का काम करता है। तो जहाँ कहीं भी कलेक्शन की बात आती है, एक ग्रुप बनाने की बात आती है, तो वहाँ पर हम समुच्च को कह सकते हैं कि वहाँ पर समुच्च का काम है। तो समुच्च के बारे में आप दैनिक जीवन में कई चीज़ों को देखते होंगे। कई एग्जाम्पल्स हैं आपके दैनिक जीवन में जो समुच्च का निर्माण करते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ कि सप्ताह के दिनों का समूह तो वो भी एक समुच्च है। मैं कहूँ साल के महीनों का समूह तो वो भी एक समुच्च है। मैं कहूँ कि 2 से कटने वाली संख्याओं का समुच्च तो वो भी एक समुच्च है। तो कई सारे समुच्च आपके जीवन में आते रहते हैं। दैनिक जीवन में कई सारे समुच्च से आपका सामना होना पड़ता है। तो हमें एग्जाम्पल याद नहीं करनी है, हमको समझना है। तो मैंने ये वाली बात बताई कि समुच्च क्या होता है। समुच्च को इंग्लिश में सेट कहते हैं और ये एक ग्रुप होता है। तो इसका पर्यायवाची यदि देखा जाए तो संग्रह भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है। अब बात आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट क्या होता है, समुच्च की संकल्पना क्या होती है। तो समुच्च की संकल्पना की बात की जाए तो वस्तुओं या पदों को सुपरिभाषित संग्रह
वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, ये इसको पे समझते हैं, इनके जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हैं। वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित, वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह या समूह, संग्रह या समूह, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, समुच्चय को संग्रह भी कह सकते हैं और समूह भी कह सकते हैं। तो वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये बात याद कर लेना कि वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या है? सुपरिभाषित का मतलब जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो वस्तुएं और पद हैं इसको अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय के अवयव और कुछ नहीं होता है, वस्तुएं या पदों को ही कहते हैं समुच्चय के अवयव। अब बात आती है सुपरिभाषित क्या होता है। सुपरिभाषित का मतलब होता है कोई भी अवयव उस समुच्चय का हिस्सा है कि नहीं, ये बात कहलाती है सुपरिभाषित। मतलब कोई भी अवयव उस समुच्चय में शामिल है या नहीं। यदि ये हम देख के चेक कर लें, तुरंत हम बता दें कि ये इसमें शामिल है, इसमें शामिल नहीं है। जैसे मैं कहूँ भारत की नदियों का समुच्चय और मैं कह दूँ नील नदी, तो तुरंत आपके माइंड में घंटी बजेगी कि नील नदी तो विदेशी नदी है, तो भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब नील नदी इस समुच्चय का अवयव नहीं है। तो एकदम सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, समूह होना चाहिए। तो आप ध्यान में बात आई, सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ। एक बात आती है कि सुस्पष्ट क्या होता है। सुस्पष्ट, तो सुस्पष्ट का मतलब होता है कि अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, सुस्पष्ट, सुपरिभाषित। इनको यदि हमें पता है तो हम समुच्चय की डेफिनेशन को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए दोबारा रिकॉल करते हैं, समुच्चय की डेफिनेशन क्या है। वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। तो इसको लिख लेना कॉपी में, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में ये आ जाता है कि समुच्चय की डेफिनेशन बताइए। अब इसको समझने के बाद हम बात करते हैं समुच्चय का उपयोग या प्रयोग, तो समुच्चय का प्रयोग कहाँ पर यूज होता है। तो समुच्चय का प्रयोग एक लाइन में कहूँ तो समुच्चय का प्रयोग संबंध और फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो क्या कहेंगे कि समुच्चय का प्रयोग संबंध तथा फलन को परिभाषित करने में किया जाता है। ये बात समझ में आई कि समुच्चय का प्रयोग संबंध तथा फलन को परिभाषित करने में किया जाता है। तो इसको भी आप लिख लेना, समुच्चय का प्रयोग संबंध तथा फलन को परिभाषित करने में किया जाता है। ये बात समझ पाए तो आगे बढ़ते हैं। समुच्चय के एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए, फिर भी एक आध लिख देते हैं। जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय, दूसरा लिख सकते हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय,
तीसरा भी लिख सकते हैं, भारत की नदियों का समुच्चय विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो कई सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो ये नोट डाउन कर लेना कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, जैसे कि नोट्स जो हैं वो अच्छे लगें। वैसे तो आपके माइंड में ये याद हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, कुछ संख्याओं के सेट होते हैं, उनको एक निश्चित अक्षर से, एक लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। तो उसको भी हमें याद करना है, क्योंकि ये यदि हमें याद हो गए तो बीएससी तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 11th 12th बीएससी करो या डिप्लोमा करो, बीटेक करो, उस सभी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन संख्याओं के सेट को याद कर लेना। मैं एक एक करके सभी को लिखवा रहा हूँ। जैसे पहला जो सेट है, पहले सेट की बात की जाए तो पहला सेट है एन। एन क्या है? एन है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। फिर दूसरा लिख लेना, दूसरा है जेड। जेड का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। फिर तीसरा याद कर लेना, तीसरा है क्यू। क्यू का मतलब है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर चौथा है क्यू के बाद आर। आर का अभी पीछे 9th क्लास में, सॉरी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर है हमारा जेड प्लस धन पूर्णांक का समुच्चय। 6 की बात की जाए तो है क्यू प्लस धन परिमेय संख्याओं। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर 7 है, 7 है आर प्लस जैसे आर वास्तविक तो आर प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो हम कह देंगे कि वो n है। पूर्णांकों का समुच्चय जेड, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं। धन पूर्णांकों के समुच्चय को जेड प्लस से, धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू प्लस से, धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर प्लस से करते हैं। ये बात समझ पाए, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि समुच्चय का संकेतन, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो ये बात समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने एक बात नोट करी होगी तो एक बात ये नोट करी होगी आपने कि जितने भी मैंने अभी संख्याओं के समुच्चय लिखे थे उसमें जितने भी लेटर लिखे हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे हैं। इसका मतलब ये होता है कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला बात क्या है, पहले इसकी हेडिंग लिख देते हैं, समुच्चय का संकेतन, नोटेशन ऑफ ए सेट। तो पहला पॉइंट क्या है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। और दूसरा इसके अवयव
को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान रखना, करते हैं। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। ये बात समझ पाए कि समुच्चय को कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और अवयव को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती है कि यदि कोई समुच्चय दिया है और उसके अवयव को प्रदर्शित करना है कि वह अवयव उस समुच्चय में शामिल है कि नहीं शामिल है। जैसे मैं कहूँ कि कोई सेट है 3, 4, 5, तो 3 इसमें शामिल है कि नहीं है, तो वो कैसे प्रदर्शित किया जाए। तो चलिए दोस्तों उस पर भी नज़र डालते हैं। तो लगातार सेट थ्योरी को आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमएससी मैथ से करना चाहते हैं तो सेट थ्योरी को ज़रूर करें, क्योंकि सेट थ्योरी से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बीएससी के जितना भी फर्स्ट चैप्टर है उसमें सब में सेट थ्योरी का यूज़ किया जाता है। तो अब बात आती है कि यदि ए समुच्चय कैपिटल ए का कोई अवयव है तो उसको कैसे प्रदर्शित किया जाए। हमेशा ध्यान रखना कि यदि ए समुच्चय ए का कोई अवयव है तो उसको प्रदर्शित किया जाता है ए एप्सिलॉन ए, स्मॉल ए एप्सिलॉन ए। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ते ये हैं ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, या फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ये भी लिख सकते हैं। या ए समुच्चय ए का अवयव है। बात समझ आई। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको एप्सिलॉन कहते हैं, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। यदि अब बात आती है कि ए समुच्चय का कोई अवयव ना हो, यदि ए समुच्चय ए का अवयव नहीं हो तो कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो क्या होता है, इस एप्सिलॉन को काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो ये वो लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और इसको ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ये बात समझ पाए तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यदि ए समुच्चय ए का कोई अवयव है तो उसको ऐसे लिखते हैं ए एप्सिलॉन ए, स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, और इसको पढ़ते ऐसे हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या फिर स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है। यदि नहीं है, यदि ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो पढ़ते कैसे हैं ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी कह सकते हैं। या फिर ए डज नॉट बिलोंग टू ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर ए समुच्चय का अवयव नहीं है। ये बात भी समझ पाए। इसके बाद बात आती है कि समुच्चयों का निरूपण कैसे किया जाता है। तो समुच्चयों को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है, एक रोस्टर विधि होती है और एक समुच्चय निर्माण विधि होती है। तो समुच्चयों का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, तो समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 एक है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि कौन सी विधि? रोस्टर विधि, या इसको कहते हैं तालिका विधि। तालिका विधि, रोस्टर विधि भी कहते हैं और तालिका विधि भी कहते हैं। तो इस रोस्टर विधि में क्या होता है, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, जैसे
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लेते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसको समुच्चय के रूप में लिखना है, तो समुच्चय मतलब रोस्टर विधि में लिखना है, तो क्या करते हैं, एक मिजला कोष्ठक लेते हैं। इस मिजले कोष्ठक के अंदर ये जितने भी अवयव हैं उनको लिख देते हैं। तो जब ये लिख देते हैं तो प्रत्येक अवयव के बाद एक कॉमा लगाते हैं, तो ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। इनका क्रम निश्चित नहीं होता है, आप चाहें तो आई को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको किसी लेटर से दिखा देते हैं, ए कैपिटल ए से दिखा देते हैं, तो रोस्टर विधि में ऐसे करते हैं। बात समझ में आई। फिर उसके बाद सेकंड जो नियम है, सेकंड विधि क्या है, रोस्टर विधि पढ़ने के बाद फिर बात आती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। अब ये समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, इसको गुण विधि भी कहते हैं, इसको गुण विधि भी कहते हैं। गुण विधि इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें आप फोकस जो करते हैं वो गुण पर करते हैं, और ये विधि जब यूज़ की जाती है जब अवयवों की संख्या ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। तो समुच्चय निर्माण विधि कब यूज़ करते हैं, जब अवयवों की संख्या ज़्यादा होती है और अवयव जो होंगे उनमें समान गुण पाया जाएगा, उसमें समान गुण पाया जाएगा। जैसे अभी मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, तो ए को देखकर समझ जाओगे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ई को देखकर समझ जाओगे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, आई को देखकर समझ जाओगे कि ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ओ को भी देखकर समझ जाओगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, और यू को भी देख के समझ जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए ई आई ओ यू ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। जब स्वर हैं तो एक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम ऐसे लेते हैं कि जैसे एक एक्स हो गया, एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। ये कथन लिखने के बाद इस कथन को मिजले कोष्ठक में बंद कर देते हैं, और इसके बराबर इसको माने तो ए मान सकते हैं। तो इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग सेम है, बस इसमें गुण को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो है वो ये अवयव का काम करता है। तो एक्स इस प्रकार लिया गया है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कभी कभी हम इस दो बिंदी लगाने की बजाय हम ये भी लगा सकते हैं, एक्स बड़ा सा डंडा खींच के, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने आज की वीडियो में सेट थ्योरी का परिचय दिया, फिर उसके बाद बताया कि सेट थ्योरी में संख्याओं में सेट थ्योरी कहाँ पे यूज़ की जाती है। फिर हमने बताया कि नोटेशन क्या है, समुच्चय निर्माण, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। फिर इनकी विधियों के बारे में बताया कि इसकी दो विधियां होती हैं, रोस्टर विधि होती है, एक समुच्चय निर्माण विधि होती है। तो एक्सरसाइज 1.1 की बात की जाए तो इसी से संबंधित सभी क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन करने हैं, और कल हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे नए हैं या फिर अभी भी चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आप 11वीं क्लास का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।